Hello friends, this is Jivesha. Welcome to my channel Bioprofessional. We were discussing about the cell cycle regulation, and in the previous lecture we have discussed the overview of cell cycle regulation. See, when I say that any process is regulated, that means there must be some regulatory bodies, right? If I give you an example of a primary school where the students are well disciplined, they are studying properly, they are not making any noise. Why? Because teachers are present in the class. Here teachers are the regulatory bodies. So likewise, if I say that cell cycles are regulated, that means there must be some regulatory proteins who regulates the process of cell cycle. So there are proteins like cyclins and CDKs who regulates the process of cell cycle. So is that the only protein who regulates the process of cell cycle? No, there are lots of other proteins who regulates the cell cycle, but scientists have studied in a very deeply and in a detailed way the role of these two proteins, and along with some other proteins. I will try to cover up all these proteins in a very great detail. So what you need to do is that if you are watching this video for the very first time, I recommend you to subscribe to my channel, tap the bell icon so that when I upload a new video you get this notification. So now let's not make any delay and start today's lecture. So today we will start about the cyclins and CDKs, right? Cyclins and CDKs. So firstly I'll discuss about the cyclin and उसके बाद हम CDK के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. साइक्लिन जो है, साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है. साइक्लिन क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन है. रेगुलेटरी प्रोटीन. तो ये जो साइक्लिन है, ये साइक्लिन इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, इफ आई ड्रॉ ए complete cell cycle phases, like this is G1, ये S phase है, ये G2 phase है and ये M phase है, right? तो साइक्लिन जो है, मान लीजिए कोई एक G1 फेज में ये एक साइक्लिन है जो जिसका कंसेंट्रेशन जो बहुत हाई है. ठीक है. तो ये जरूरी नहीं है कि ये एस फेज के दौरान भी जो है इस यहाँ पे जो साइक्लिन मिला उसका कंसेंट्रेशन जो हाई है. तो मान लीजिए मैंने इस फेज में जो साइक्लिन मिला उसको कह दिया है मैंने G1 साइक्लिन. ठीक है. तो G1 साइक्लिन G1 फेज में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि G1 साइक्लिन जो है एस फेज के दौरान भी ज्यादा रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, ये दूसरा साइक्लिन भी हो सकता है. तो ठीक है. तो जो साइक्लिन है ना, ये डिफरेंट फेजेस के दौरान, ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, डिफरेंट फेजेस के दौरान डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिन्स का जो कंसेंट्रेशन है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है. इसके वजह से इसका नाम जो है साइक्लिन पड़ा. मतलब एक साइकिल की तरह ये घूम रहा है. मान लीजिए अगर कोई एक G1 साइक्लिन G1 फेज में ज्यादा है तो ये बाकी फेज में जो है ये बहुत कम मिलेगा आपको, और ये घूम के फिर जब G1 में आएगा फेज में दूसरा एक सेल साइकिल के इवेंट में, तब ये आपको फिर से ये आपको कंसंट्रेशन इसको ज्यादा मिलेगा. तो इसके वजह से इसको हम साइक्लिन कहते हैं. ठीक है. तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो है एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, तो ये किसकी रेगुलेशन करता है? ये जो है सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. साइक्लिन्स रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सीडीके. इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सीडीके. ये सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. देखिए, डिफरेंट फेजेस के दौरान इसका जो कंसेंट्रेशन है वो वेरी होता है. इसका एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होता है. ये एक्टिविटी क्या करता है? ये रेगुलेशन करता है सीडीके की. इसका एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आता है. ये बस इसका जो कंसेंट्रेशन वेरीज, आप ये कह सकते हैं कि इसका कंसेंट्रेशन वेरीज ड्यूरिंग द different phases of the cell cycle. Different phases of the cell cycle. इसका अमाउंट या इसका आप कंसेंट्रेशन कह सकते हैं या इसको आप अमाउंट भी कह सकते हैं. अमाउंट या कंसेंट्रेशन जो है ये वेरी होता है ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ द साइकिल, डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, और इसके एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने कहा आपको, ये जो है रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सीडीके. तो अगर ये सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है तो ये कैसे एक्टिविटी को रेगुलेट करता है सीडीके की? देखिए, अगर ये
सीडीके है, सीडीके का फुल फॉर्म क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, राइट, डिपेंडेंट काइनेज। आपको नाम से ही मालूम चल रहा है ये साइक्लिन डिपेंडेंट है, मतलब ये साइक्लिन के साथ ही मिलकर जो है काम करेगा। तो साइक्लिन सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये एक काइनेज है, मतलब ये इसका जो है कैटालाइटिक बिहेवियर शो करेगा। ये एंजाइम है, इसका पास क्या है? कैटालाइटिक बिहेवियर है, ये एक कैटालाइटिक प्रोटीन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक सीडीके मतलब एक प्रोटीन, ये प्रोटीन काइनेज है, ये किसी दूसरे प्रोटीन को सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करेगा, ठीक है। ये काइनेज है तो ये क्या करेगा? ये फॉस्फोराइलेट करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट प्रोटीन्स को सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करेगा, लेकिन इसका जो रेगुलेशन है ना, ये रेगुलेशन जो है साइक्लिन करेगा, ये सीडीके इसका रेगुलेशन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई एक सीडीके एक प्रोटीन को सबस्ट्रेट के तौर पर यूज कर रहा है एंड इसके बाद क्या कर रहा है? इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है। अगर काइनेज है तो इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, तो फॉस्फोराइलेट करेगा तो कोई एक एमिनो एसिड रेजिड्यू को करेगा। तो इसका जो पूरा रेगुलेशन है ना कि दैट व्हिच प्रोटीन्स इज गोइंग टू यूज्ड टू बी a substrate, right, that in during which phases of the cell cycle that protein will be taken as a substrate and which amino acid is going to phosphorylate. All these regulations are guided by that cyclin. साइक्लिन इसका पूरा रेगुलेशन करता है, सीडी के पास काम करता है। देखिए हम साइक्लिन को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। साइक्लिन को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कि इसका जो कंसेंट्रेशन है, कौन सा फेज में इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम क्लासिफाई करते हैं। या तो आप कह सकते हो कि इसका कंसेंट्रेशन किस फेजेस के दौरान ज्यादा है, या इसका रोल किस फेजेस के दौरान देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करके हम जो क्लासिफाई करते हैं साइक्लिन को, जैसे कि मान लीजिए G1 साइक्लिन, ठीक है। उसके बाद G1S साइक्लिन, S साइक्लिन, ठीक है, S साइक्लिन एंड M साइक्लिन। There are other cyclin also, but these broad classification, cyclin का जो ये broad classification है, यानी G1 साइक्लिन आपको इस फेज के दौरान आपको ज्यादा मिलेगा। G1S साइक्लिन मतलब ये G1 से S फेज का जो ट्रांजिशन है, इसके दौरान जो इसका लेवल जो है आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और इसका S साइक्लिन S फेज के दौरान ज्यादा मिलेगा। M साइक्लिन जो इसका रोल जो है ये M फेज के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगर मैं आपको कहता हूं कि जो साइक्लिन की जो कंसेंट्रेशन है, कोई एक फेजेस के दौरान इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है एंड कोई एक, जैसे कि मान लीजिए G1 साइक्लिन का अगर हम बात करें, G1 फेज के दौरान इसका जो ये साइक्लिन G1 फेज के दौरान ज्यादा है, फिर S फेज के दौरान इसका कंसेंट्रेशन जो है कम हो गया, S फेज के दौरान G1 साइक्लिन का कंसेंट्रेशन कम हो गया। तो इसका ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल कैसे है? देखिए साइक्लिन एक प्रोटीन है, ठीक है। अगर मान लीजिए G1 साइक्लिन G1 फेज के दौरान इस साइक्लिन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस इसका सिंथेसिस बढ़ गया है, ठीक है, इसका सिंथेसिस बढ़ गया है और इसका जो डिग्रेडेशन है ये कम हो गया है। ऐसे ही तो होगा ना, इसका कंसेंट्रेशन हाई। और आप ये जो इसका जो अमाउंट चेंजेस मैंने आपको बोला, अमाउंट चेंजेस कैसे हो सकता है? या तो इसका जो है सिंथेसिस बढ़ गया है, ठीक है, सिंथेसिस बढ़ गया है और इसका जो डिग्रेडेशन है, इसका जो डिग्रेडेशन है ये कम हो गया है। अगर बढ़ेगा, अगर ये मान लीजिए G1 साइक्लिन S फेज के दौरान क्या होगा? इसका सिंथेसिस कम हो जाएगा और इसका डिग्रेडेशन जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंथेसिस तो आपको मालूम है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, मैं आपको डिग्रेडेशन के बारे में बताता हूं, ठीक है। देखिए यूकेरियोट्स में जब प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होता है तो ये दो पाथवे है, एक तो है लाइसोसोमल पाथवे, ठीक है, डिग्रेडेशन के, प्रोटीन डिग्रेडेशन के, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। प्रोटीन डिग्रेडेशन के दो पाथवे, एक तो है लाइसोसोमल पाथवे, ठीक है, एक तो है लाइसोसोमल पाथवे और एक है प्रोटियासोमल पाथवे, ठीक है, एक है प्रोटियासोमल पाथवे। तो अब क्वेश्चन है कि जो इसका जो डिग्रेडेशन है ये कौन सा पाथवे फॉलो करता है? ये प्रोटियासोमल पाथवे फॉलो करता है। देखिए
प्रोटियासोमल पाथवे में क्या होता है कि जो भी प्रोटीन को डिग्रेड होना है इसके लिए इसको यूबिक्विटिन से अटैच होता है। यूबिक्विटिन से इसको अटैच होता है और जो भी प्रोटीन को डिग्रेड होना है ये यूबिक्विटिन से अटैच होगा और ये प्रोटीन डिग्रेडेशन के प्रोसेस में चला जाएगा। प्रोटियासोमल पाथवे में जो यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल टैग होता है उसके बाद प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम परफॉर्म करता है। ठीक है, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम प्रोटीन डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है, ये E1, E2, E3 मतलब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स मतलब यहाँ पे रोल प्ले करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये E3 है। E3 यूबिक्विटिन लाइगेज हम कहते हैं। ठीक है, मैमल्स में आपको मोर देन 400 डिफरेंट E3 यूबिक्विटिन लाइगेज आपको देखने को मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि ये जो साइक्लिन को डिग्रेडेशन करना है, साइक्लिन डिग्रेडेशन जब होता है ना तो ये अलग अलग E3 यूबिक्विटिन लाइगेज इसको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो G1 साइक्लिन का जो डिग्रेडेशन होता है, G1 साइक्लिन का जो डिग्रेडेशन होता है, मान लीजिए ये G1 साइक्लिन है, ये इसका जो डिग्रेडेशन होता है ये कौन करता है परफॉर्म? अल्टीमेटली E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। मतलब कोई भी प्रोटीन को डिग्रेडेशन होने के लिए एंजाइम्स का जरूरी है। ठीक है, और फाइनली जो है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज इसको परफॉर्म करता है। मैंने आपको कहा है कि मैमल्स में मोर देन 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ E3 यूबिक्विटिन लाइगेज अभी तक रिपोर्टेड है। तो G1 साइक्लिन का जो डिग्रेडेशन होता है, जो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज इसको परफॉर्म करता है, इसका नाम है HCF। ठीक है, आपको बस अभी फिलहाल आपको बस यही ध्यान रखना है, इसका नाम है HCF। ठीक है, G1 साइक्लिन का जो डिग्रेडेशन होता है ये कौन परफॉर्म करता है? HCF। और जो M साइक्लिन एंड S साइक्लिन जो है, M एंड S साइक्लिन जो है, ठीक है, इसको परफॉर्म करता है, ये भी कौन परफॉर्म करेगा? ये भी E3 यूबिक्विटिन लाइगेज ही परफॉर्म करेगा, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। राइट, इसका जो नाम है ये है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम APC से डिनोट करते हैं और इसको ही हम क्या कहते हैं? साइक्लोसोम कहते हैं, साइक्लोसोम। ठीक है, so let's sum up very quickly that I have said that there are different types of cyclins, and in that case the different types of cyclins are present during the different phases of the cell cycle. Right, if I said that G1 cyclin is concentration of G1 cyclin is higher in the G1 phase, that means the synthesis of that particular cyclin is being increased and the degradation is decreased. But if I say that during the S phase that G1 cyclin is not present, that means इसका जो है डिग्रेडेशन हो गया है। और डिग्रेडेशन होने के लिए अलग अलग पाथवे हैं यूकेरियोट्स में। तो ये पाथवे जो प्रोटियासोमल पाथवे को फॉलो करता है, और प्रोटियासोमल पाथवे को फॉलो जब करता है, इसका फाइनली जो है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज इसको परफॉर्म करता है। और अलग अलग नाम है, G1 साइक्लिन को जो परफॉर्म करता है इसका E3 यूबिक्विटिन लाइगेज जो है इसका नाम है HCF। और जो M एंड S साइक्लिन का जो डिग्रेडेशन होता है ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और इसको ही हम साइक्लोसोम कहते हैं, जो इसका डिग्रेडेशन परफॉर्म करता है। तो चलिए अब हम CDKs के बारे में बात करते हैं। CDK मैंने आपको कहा है एक कैटालाइटिक प्रोटीन है। अगर ये कैटालाइटिक प्रोटीन है दैट मींस ये एंजाइम की जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, इट इज बिहेविंग लाइक एंजाइम। तो अगर ये प्रोटीन है, कैटालाइटिक प्रोटीन है, एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये डिफरेंट प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करता है। तो अगर प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करता है कोई भी काइनेज, तो इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं। इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन सी एमिनो एसिड को फॉस्फोरिलेट करता है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम इसको क्लासिफाई करते हैं दैट पर्टिकुलर काइनेज को। ठीक है, तो ये जो है सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। ठीक है, दैट मींस सेरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यू को जो है ये फॉस्फोरिलेट करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि साइक्लिन की जो कंसेंट्रेशन वेरी होता है, साइक्लिन की जो एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, साइक्लिन की जो कंसेंट्रेशन है ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, इसका जो कंसेंट्रेशन वेरी होता है लेकिन इसके एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आता है। बट ये जो केस है ये ऑपोजिट है। इसका जो अमाउंट है, या आप कह सकते हैं इसका कंसेंट्रेशन जो है, ये कंसेंट्रेशन वेरी नहीं होता है, इसका एक्टिविटी में चेंजेस आता है, इसका कंसेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये चेंजेस इन एक्टिविटी, इट शोज चेंजेस इन एक्टिविटी
ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। ये एक्टिविटी में चेंजेस होता है, लेकिन इसका जो अमाउंट डजंट चेंजेस, अमाउंट डज नॉट चेंजेस, इसका अमाउंट चेंज नहीं होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, दैट साइक्लिन की कंसेंट्रेशन चेंज होता है, एक्टिविटी चेंज नहीं होता है। और जो सीडीके है इसका एक्टिविटी में बदलाव होता है, इसका कंसेंट्रेशन जो है एक मेंटेन लेवल, मतलब एक पूरा का पूरा एक सेल साइकिल में इसका जो सीडीके की जो कंसेंट्रेशन है, एक लेवल है, ये मेंटेन रहता है, लेकिन इसका एक्टिविटी में चेंजेस आता है। तो आप क्वेश्चन है कि अगर ये इसका एक्टिविटी में चेंजेस हो रहा है तो इसका एक्टिविटी में चेंजेस कैसे हो रहा है। मैंने आपको कहा है कि जो सीडीके की एक्टिविटी को चेंज मतलब रेगुलेट कौन करता है, साइक्लिन इसको रेगुलेट करता है। तो इस एक्टिविटी में चेंजेस आने के लिए तो इसका जो रीजन है मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका एक्टिविटी में चेंजेस आता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज in the concentration, increase or decrease in the concentration of specific cyclin। ठीक है, स्पेसिफिक साइक्लिन, क्योंकि साइक्लिन ही तो है सीडीके के साथ मिलकर कर काम कर। देखिए और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने आपको बताना भूल गया है, जो साइक्लिन है और सीडीके है ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसके बाद जो है सेल साइकिल का प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ये अकेला नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट परफॉर्म द रेगुलेटरी प्रोसेस singly, it will make a complex and then after that it will perform the regulation। so सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक साइक्लिन। अगर मान लीजिए कोई एक सीडीके साइक्लिन की जैसे टाइप है, ऐसे सीडीके की भी टाइप है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सीडीके एक स्पेसिफिक फेजेस के दौरान काम कर रहा है, मतलब G1 फेजेस के दौरान काम कर रहा है, तो इसे G1 सीडीके हम कह सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसका नाम है अलग अलग, तो इसका भी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है साइक्लिन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके ये सीडीके का एक्टिविटी चेंजेस हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक G1 साइक्लिन एक सीडीके के साथ मिलकर के काम कर रहा है, तो एस फेज के दौरान अगर G1 साइक्लिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ये सीडीके तो बेकार है, ये सीडीके तो कोई काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि रेगुलेशन तो साइक्लिन कर रहा है, ये तो बस एक लेवर के तौर पर काम करता है। ठीक है, ये इसको ये सिग्नल प्रोवाइड करता है साइक्लिन सीडीके को, तुम ये काम करो, तो यही बस ये परफॉर्म करता है। ठीक है, डायरेक्शन साइक्लिन देता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि जो इसका एक्टिविटी में चेंजेस क्यों होता है, जो सेकंड पॉइंट है ये है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ सीडीके। ठीक है, देखिए सीडीके तो अलग अलग प्रोटीन्स को सबस्ट्रेट के तौर पर यूज कर रहा है, उसके बाद उसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है। मैं इसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सीडीके इटसेल्फ इज अ प्रोटीन। ठीक है, इसका फॉस्फोराइलेशन अगर होता है या डीफॉस्फोराइलेशन होता है तो इसका एक्टिविटी में बदलाव होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए फॉस्फोराइलेशन हुआ तो सीडीके की एक्टिविटी बढ़ गया, ऐसा नहीं है। फॉस्फोराइलेशन से सीडीके की एक्टिविटी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डीफॉस्फोराइलेशन से सीडीके की एक्टिविटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सीडीके है, कौन सा फेजेस के दौरान काम कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि फॉस्फोराइलेशन के दौरान कोई एक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो कैटालिटिक सब यूनिट है इसमें कोई ना कोई चेंजेस हो रहा है, इसका स्ट्रक्चरली चेंजेस हो रहा है, इसके वजह से इसका जो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग की एफिनिटी है वो बढ़ रहा है, इसके वजह से तो इसका जो एंजाइमेटिक बिहेवियर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक हमें 2 पॉइंट मिला, और एक तीसरा पॉइंट है जो है बाइंडिंग ऑफ, तीसरा जो पॉइंट है बाइंडिंग ऑफ सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन। ठीक है, सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन, इसको हम सीकेआई से भी डिनोट करते हैं, सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन।
मतलब अलग अलग प्रोटीन है जो सीडीके की साइड बाइंड होता है, उसके बाद सीडीके की एक्टिविटी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इसमें आपको नाम से ही मालूम चल रहा है ना, सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन, इसका जो है सीडीके की एक्टिविटी को कम कर देता है, इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सीडीके। तो वी हैव सीन दैट the activity of CDK changes during the different phases of the cell cycle, right? So how this activity changes? The very first point is that depending on the concentration of cyclin, it changes, right? If the concentration of a specific cyclin increases, along with that, the activity of CDK also increases. And if that concentration of cyclin decreases, and as well as इसका जो CDK की एक्टिविटी है ये भी घट जाता है। एंड उसके बाद फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK एंड बाइंडिंग ऑफ CKI। देखिए सेल साइकिल का जो प्रोसेस है ये बेसिकली जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म, दो इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में स्टडी किया गया पहले। जिसका मॉडल ऑर्गेनिज्म है मैं आपको बताता हूं। मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है एक तो है आपको मिलेगा बडिंग ईस्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बडिंग ईस्ट को हम कहते हैं सैकरोमाइसिस सेरेविसी, राइट, सैकरोमाइसिस सेरेविसी। एक आपको मिलेगा साइजोसैकरोमाइसिस पोम्बी, साइजोसैकरोमाइसिस पोम्बी, ठीक है। और आपको थर्ड मिलेगा वर्टिब्रेट्स के रेस्पेक्ट में। अब अगर कोई भी सेल बायोलॉजी की बुक को कंसीडर करेंगे तो आपको मतलब यही बेसिकली जो साइजोसैकरोमाइसिस पोम्बी के रेस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे और वर्टिब्रेट्स के रेस्पेक्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि जो साइक्लिन एंड सीडीके है इसका हम देखेंगे कि अलग अलग मॉडल ऑर्गेनिज्म में इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो प्रीवियसली जो साइजोसैकरोमाइसिस पोम्बी है ना, जो फ्यूजन ईस्ट है, तो इसमें साइक्लिन को अगर हम देखें और सीडीके को देखें तो साइक्लिन जो है इसको पहले कहा गया था CDC13, ठीक है, और सीडीके को कहा था CDC2। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि इसको CDC13 कहना है और CDC2 कहना है, ठीक है। आपको बस ये कहना है कि CDC13 जो है एक साइक्लिन है, ठीक है, और साइक्लिन अगर है तो इसका रोल ये कैसे काम करता है आपको अभी मालूम है। चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, ये इसका फंक्शन जो है, साइक्लिन जो है ये सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, ये फिक्स है। आप कोई भी नाम दे दीजिए, नाम से क्या है, ठीक है। इसका फंक्शन जो है ये साइक्लिन तो है, अल्टीमेटली साइक्लिन है और ये सीडीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, सीडीके की एक्टिविटी को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइक्लिन एक वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिन, एक ही टाइप का ये साइक्लिन है और एक ही टाइप का ये सीडीके है जो फ्यूजनिस्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें तो वर्टिब्रेट्स में देखिए G1 साइक्लिन हमें मालूम है, G1 साइक्लिन, उसके बाद G1S साइक्लिन, S साइक्लिन एंड M साइक्लिन, ठीक है। हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो G1 साइक्लिन को वर्टिब्रेट में हम कहते हैं साइक्लिन D, ठीक है। G1S साइक्लिन को हम कहते हैं साइक्लिन E, ठीक है। S साइक्लिन को कहते हैं हम साइक्लिन A और M साइक्लिन को कहते हैं हम साइक्लिन B। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि G1 साइक्लिन को साइक्लिन D कहते हैं, G1S को साइक्लिन E कहते हैं, S साइक्लिन को साइक्लिन A कहते हैं और M साइक्लिन को साइक्लिन B कहते हैं। तो अगर साइक्लिन है ये तो ये जरूर सीडीके के साथ मिलकर कर जो है काम करेगा, क्योंकि साइक्लिन और सीडीके अलग से तो काम नहीं करता है, अलग से रेगुलेशन नहीं करता है, ये मिलकर कर ही जो है काम करता है। तो साइक्लिन डी जो है ये CDK4 एंड CDK6 के साथ मिलकर कर काम करता है, ठीक है। साइक्लिन ई जो है ये CDK2 के साथ काम करता है और साइक्लिन ए जो है ये भी CDK2 के साथ मिलकर कर काम करता है और ये जो साइक्लिन बी है ये
CDK1 के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये टेबल अगर आपको याद रहता है तो, क्योंकि कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइक्लिन डी किसके साथ, कौन सा सीडीके के साथ मिलकर जो है काम करता है। तो ये टेबल बहुत आसान है, आप एक दो बार अगर देख लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा है कि जो सीडीके है इसका एक्टिविटी में बदलाव आता है। तो इसका एक्टिविटी में बदलाव आने के लिए मैंने आपको पहला पॉइंट कहा था कि इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पेसिफिक साइक्लिन, इसका जो अमाउंट है अगर साइक्लिन का स्पेसिफिक साइक्लिन का अमाउंट के ऊपर डिपेंड करके इसका एक्टिविटी में चेंजेस आता है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था आपको जो फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ सीडीके। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन जो है इसको फॉस्फोराइलेट करता है और इसका बदलाव क्या आता है, इसमें चेंजेस क्या आता है सीडीके में। तो इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो हम जो अभी बात करेंगे इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, साइटोसैकेरामाइसिस फॉर्मी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उई1 काइनेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उई1 काइनेज। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं साइटोसैकेरामाइसिस फॉर्मी, यानी इसका जो नाम है ये क्या है, फ्यूजन ईस्ट है। ठीक है, फ्यूजन ईस्ट के रेस्पेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उई1 काइनेज हम देखेंगे कि सीडीके की एक्टिविटी में कैसे चेंजेस आता है फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन से। अगर ये उई1 काइनेज है, ठीक है, मैंने आपको कहा है कोई भी अगर प्रोटीन काइनेज है दैट मींस ये कैटालिटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये एंजाइमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर काइनेज है इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा एमिनो एसिड रेजिड्यू को ये फॉस्फोराइलेट करता है। तो इसका जो है इसका डुअल स्पेसिफिसिटी, एक तो है सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है और ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी भी शो करता है। ठीक है, ये इसका डुअल आप कह सकते हैं, ये डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज है। ठीक है, डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज। तो ये सेरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यू और टायरोसिन रेजिड्यू को ये फॉस्फोराइलेट करता है। तो ये देखिए सीडीके की जो 15th पोजीशन में एक टायरोसिन रेजिड्यू है। ठीक है, हम तो डिस्कस करेंगे सीडीके की एक्टिविटी, ये कैसे चेंजेस होता है। तो 15th रेजिड्यू में इसका जो सब यूनिट है ये प्रोटीन है, ये एमिनो एसिड सीक्वेंस है इसमें। ठीक है, इसका जो एक सीक्वेंस में जो 15th पोजीशन में एक टायरोसिन रेजिड्यू है, इसमें क्या करता है, ये फॉस्फेट जोड़ देता है। ठीक है, ये फॉस्फेट जोड़ देता है। तो अब क्वेश्चन है कि ये फॉस्फेट जोड़ने के बाद इसका एक्टिविटी में क्या चेंजेस होता है। देखिए ये फॉस्फेट जोड़ने के बाद जो ये इसका एक्टिविटी कम हो जाता है, ये एक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, एक्टिविटी डिक्रीजेस। अगर इसका एक्टिविटी कम हो रहा है तो हम इसे कह सकते हैं इनहिबिटरी फॉस्फेट। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं इनहिबिटरी फॉस्फेट, इनहिबिटरी फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। तो आप देख सकते हैं उई1 काइनेज जो है, ठीक है, उई1 काइनेज एक काइनेज है, एक प्रोटीन काइनेज है जो 15th रेजिड्यू में जो टायरोसिन रेजिड्यू 15th पोजीशन में जो टायरोसिन रेजिड्यू है इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है। फॉस्फोराइलेट करने के बाद इसका एक्टिविटी जो है सीडीके की एक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक तो आपको ये प्रोटीन मिला, दूसरा है आपका इसको कहते हैं कैट, CAK, इसको कहते हैं सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, एक्टिवेटिंग काइनेज। ठीक है, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। तो ये क्या है, अगर ये काइनेज है तो इसका भी हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा एमिनो एसिड को जो है ये फॉस्फोराइलेट कर रहा है। तो इसको ये भी एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। ठीक है, ये अगर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है तो ये कौन सा पोजीशन पे जो फॉस्फोराइलेट कर रहा है, ये क्या करता है 161 पोजीशन में जो थ्रियोनिन रेजिड्यू है, ठीक है, इसमें जाके ये फॉस्फोराइलेट करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप इसमें जोड़ देता है। ठीक है, अगर ये फॉस्फेट जोड़ देता है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सीडीके है इसका एक्टिविटी क्या होता है। देखिए इसका एक्टिविटी जो है एक्टिविटी इंक्रीजेस, एक्टिविटी इंक्रीजेस, इसका एक्टिविटी में मतलब सुधार होता है, एक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम इनहिबिटरी फॉस्फेट कहते हैं तो इसको हम एक्टिवेटिंग फॉस्फेट कह सकते हैं। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि एट द सेम पॉइंट अगर एक्टिवेटिंग फॉस्फेट भी है और इनहिबिटरी फॉस्फेट भी है तो ओवरऑल जो सीडीके की जो एक्टिविटी है ये कम रहता है। तो इसका एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें जो ये फॉस्फेट रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ये फॉस्फेट रिमूव करेंगे तभी जाके सीडीके की एक्टिविटी को एक्टिविटी में सुधार होगी, बढ़ जाएगी एक्टिविटी। तो इसको फॉस्फेट जो है इसको रिमूव करने के लिए हमें और एक प्रोटीन चाहिए जिसको हम कहते हैं CDC25, ठीक है। CDC25 जो है ये एक फॉस्फेटेज है, ठीक है। ये फॉस्फेटेज है, फॉस्फेटेज, ठीक है। फॉस्फेट रिमूव जो करता है जो प्रोटीन, इसको हम फॉस्फेटेज कहते हैं। तो अगर ये फॉस्फेटेज है तो आप ही अभी बता सकते हैं कि फॉस्फेटेज है तो ये कौन सा पोजीशन पे इसका काम करेगा। ऑब्वियसली ये टायरोसिन फॉस्फेट को रिमूव करना है तो हम इसे कहते हैं कि जो है टायरोसिन फॉस्फेटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। टायरोसिन फॉस्फेटेज जो इस फॉस्फेट को रिमूव कर देगा 15 पोजीशन से। ये टायरोसिन जो फॉस्फेटेज है ये 15 पोजीशन पे, ठीक है, 15 पोजीशन पे जो टायरोसिन रेजिड्यू में जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इसको रिमूव कर देगा। तो ये रिमूव करने के बाद ही जो ये इसका सीडीके की एक्टिविटी में बहुत सुधार होगी, ये बढ़ जाएगी इसकी एक्टिविटी। तो अभी क्वेश्चन है कि ये तो मैंने डिस्कस किया है साइटोसैकरोमाइसिस पोम्बिके के रिस्पेक्ट में, तो क्या ये वर्टिब्रेट में प्रेजेंट नहीं है? देखिए वर्टिब्रेट में भी प्रेजेंट है। वर्टिब्रेट में इनफैक्ट बहुत टाइप्स है, CDC25 के भी 2 टाइप है CDC25A, B, C ऐसे टाइप है। जो इम्पोर्टेंट है आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। CDC25 के रोल, ठीक है, CD के एक्टिवेटिंग काइनेज ये क्या करता है और ये V1 काइनेज। तो आपका दिमाग में अभी शायद एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने क्या किया, एक फॉस्फेट को जोड़ा, ठीक है, इसका एक्टिविटी कम हो गया। फिर आप लोगों ने क्या किया, जो एक CD के एक्टिवेटिंग काइनेज को जोड़ा, उसके बाद इसका एक्टिविटी में फिर से सुधार नहीं हुआ तो फिर इसको रिमूव करना पड़ा। तो इसका जरूरत ही क्या है? मैंने आपको पहले भी लेक्चर में कहा है कि नेचर में कोई भी चीज जो ऐसे नहीं होता है, इसका कोई ना कोई रीजन है। ये अलग बात है कि हमें मालूम नहीं चलता, हम उसको रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें मालूम चलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है इसका रीजन क्या है, ठीक है। अगर ये इनहिबिटरी फॉस्फेट नहीं डाला जाता है तो क्या होगा, क्या मतलब दिक्कत क्या है इसमें? अगर ये इनहिबिटरी फॉस्फेट नहीं होगा तो दिक्कत क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको अभी इस पार्ट को फोकस करना है, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि जो V1 काइनेज है ये क्या करता है कि टायरोसिन रेजिड्यू में जो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक्टिविटी कम हो जाता है। तो साइटोसैकरोमाइसिस पोम्बिक के रेस्पेक्ट में तो ये क्या करता है, स्पेसिफिकली M साइक्लिन M CDK को, मतलब M फेज में जो साइक्लिन है और CDK के साथ मिलकर को जो काम करता है इसको जाके ये इनहिबिट करता है। हालांकि मैंने आपको कहा है कि जो साइटोसैकरोमाइसिस पोम्बिक में सिर्फ सिंगल टाइप का ही जो साइक्लिन एंड CDK है, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली आपको इसलिए बता दिया कि ये M फेज के दौरान जो साइक्लिन और CDK काम करता है, सेम ही साइक्लिन है लेकिन M फेज के दौरान जो इसका काम कर रहा है इसको मैंने डिजिग्नेट किया है, मान लीजिए MCDK से, ठीक है। MCDK मतलब M साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। तो ये स्पेसिफिकली इस CDK को जाके इनहिबिट करता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि ये फॉस्फेट अटैच ही क्यों होता है, फिर उसको फिर से रिमूव करना है, फिर तो इसका अटैच करने की रीजन क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक फिजनिस्ट है, फिजनिस्ट एक रॉड शेप है, इस सेल है, तो मैंने इसको ऐसे डेजिग्नेट किया है। मान लीजिए ये S फेज के बाद ये हुआ, मान लीजिए ये G2 फेज है, ठीक है। तो पहले तो G1 फेज, S फेज के बाद इसका साइज इतना हुआ, फिर G2 फेज के बाद इसका जो, देखिए डिवाइड होने के लिए तो इसको प्रॉपर साइज में जाना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड होगा, क्योंकि ये रॉड शेप है तो ये दोनों तरफ से जो इसको इलंगेट होता है उसके बाद एक प्रॉपर साइज अटेन करने के बाद ही जो ये M फेज होगा और इसके बाद जो ये 2 अलग अलग सेल बन जाएगा, ठीक है। तो G2 फेजेस के दौरान इसका जो ये MCDK को एक्टिविटी को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। MCDK का एक्टिविटी ब्लॉक किया जाता है ताकि इसको प्रॉपर टाइम मिले, G1 फेज के दौरान इसको प्रॉपर टाइम मिले कि ये जो सेल साइज है ये बढ़ जाए,
क्योंकि ये अगर एक्टिविटी रहेगा एम साइक्लिन तो ये जल्दी से डिवाइड हो जाएगा। एम साइक्लिन एम फेज के दौरान अगर ये काम करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसके वजह से इसको जो है रोक के रखता है, एमसीडीके को इनएक्टिव करके रखता है ताकि ये डिवाइड ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको कहा है ये काम करता है सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, ये 161 रेजिड्यू में थ्रियोनिन रेजिड्यू में जो है फॉस्फेट जोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद सीडीसी 25 इसको जाकर रिमूव करता है। ये जो प्रोसेस होने के लिए जो एक टाइम चाहिए, विद इन दैट पीरियड नो G1 फेजेस के दौरान इसको जो है प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि ये इसका साइज जो है बढ़ जाए, उसके बाद एम सीडीके जो है ये एम साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ये डिवाइड कर लेगा। अब अभी सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ सीडीसी 25 है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सीडीसी 25 है और ये V1 जो है ये क्या है, इसका एब्सेंट है। मान लीजिए कोई म्यूटेंट टाइप है, ठीक है, इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है, V1 इसमें एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, मतलब V1 इसको इनहिबिटरी काइनेज इनहिबिटरी फॉस्फेट जो है ये अटैच नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए G2 फेजेस के दौरान इसको इसका साइज इतना मिला। देखिए, अगर G2 फेजेस के बाद इसको MCDK इनएक्टिव नहीं रहता है, ठीक है, तो ये इसको टाइम नहीं मिलेगा, इसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि इसको प्रॉपर साइज अटेंड करे, उससे पहले ही ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड होने के बाद मान लीजिए ये M फेज है, ये डिवाइड हो गया, इसको टाइम ही नहीं मिला, बहुत कम टाइम मिला और ये डिवाइड हो गया। और इसका साइज देखिए, आप कंपेयर करके देखिए, ये साइज इसका बहुत छोटा हो गया। और इस जो छोटे साइज की जो सेल है इसे हम कहते हैं वी सेल। ठीक है, वी सेल, वी का मतलब ये छोटा। ठीक है, ये छोटा सेल है, बहुत इसका साइज छोटा है, इसके वजह से इसको हम V1 काइनेज कहते हैं। क्योंकि V1 काइनेज अगर नहीं रहता है तो इसका साइज जो है बहुत छोटा हो जाएगा और ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। ठीक है, एक फेज तो सर्वाइव कर लेगा, उसके बाद उसका रेप्लिकेशन ही नहीं हो सकता है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ये प्ले कर रहा है। अभी मान लीजिए V1 काइनेज तो है लेकिन CDC 25 नहीं है। ऐसे भी हो सकता है ना म्यूटेंट वैरायटी में, मान लीजिए म्यूटेंट हो गया, V1 काइनेज जो है इसका प्रॉपर रोल देखने को मिल रहा है, लेकिन जो है CDC 25 जो है, CDC 25, ठीक है, जो फॉस्फेटेज है जो रिमूव करता है इनहिबिटरी फॉस्फेट को, जो रिमूव करता है, ये एब्सेंट है। तो ये तो G2 फेज के दौरान इसको टाइम मिलेगा और इसका बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि इसमें तो रिमूव करने के लिए है ही नहीं कोई। अगर CDC 25 नहीं है तो M साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिव ही नहीं होगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो ये M फेज के दौरान उसका जो डिवीजन ही नहीं होगा। ये इसका क्या मिलेगा, इसका प्रोलॉन्ग G2 फेज मिलेगा, तो इसका सेल साइज बढ़ता हुआ जाएगा, ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर V1 एब्सेंट है, इसका फंक्शन नहीं है, तो इसका साइज क्या हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। और मान लीजिए CDC 25 अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका फंक्शन क्या होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। मैंने जितना हो सके बहुत आसानी से आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। देखिए, हम लोगों ने जो इतना टाइम क्या देखा है, सीडीके की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, हमने देखा है कि फॉस्फोराइलेशन कौन करता है, डिफॉस्फोराइलेशन कौन करता है। ठीक है, तो सीडीके की एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। अगर V1 काइनेज इसको फॉस्फोराइलेट करता है सीडीके को, तो सीडीके की एक्टिविटी में कम हो जाता है। ठीक है, उसके साथ ही अगर फॉस्फेटेज CDC 25 है तो इसका अगर ये क्या करता है, अगर इनहिबिटरी फॉस्फेट को अगर रिमूव कर देता है तो इसका फंक्शन जो है फिर से बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किया है। एक तो देखा है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ साइक्लिन के ऊपर डिपेंड करके सीडीके की एक्टिविटी रेगुलेट हो रहा है, उसके बाद फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन, और थर्ड पॉइंट था, आपको याद होगा जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, ये था कि बाइंडिंग ऑफ CKI। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ CKI यानी सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन। ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन, तो ये सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन है, मतलब ये सीडीके की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, कम कर देगा। ठीक है,
तो इसका दो प्रोटीन फैमिली में इसको क्लासिफाई किया गया। प्रोटीन फैमिली में क्यों क्लासिफाई किया जाता है? बेस्ड ऑन इट्स रोल, ये कैसे काम कर रहा है इसका पर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो है देखिए सीप कीप फैमिली का मेंबर, सीप कीप फैमिली, ठीक है, कीप फैमिली, सीप कीप फैमिली, और एक है INK4 फैमिली, INK4 फैमिली। तो सीप कीप फैमिली क्या है? सीप का मतलब है CDK इंटरेक्टिंग प्रोटीन, ठीक है, मैं आपको फुल फॉर्म भी बता रहा हूं, CDK इंटरेक्टिंग प्रोटीन, और कीप है काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है, काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल अगर आपको गार्डियन ऑफ द सेल साइकिल रेगुलेशन हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, P53, रोल ऑफ P53, उसके साथ ही जो आपको P21 देखने को मिलेंगे, ठीक है, P27, फिर P53, ये क्या है? ये तो इसका डेल्टन मोलिकुलर साइज है 21, तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपको ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। सीप की फैमिली का मेंबर जो है ये 21, P21, P27, P53 और भी एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? ये जो है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स में जाके बाइंड होता है, ठीक है, और उसके बाद इसकी एक्टिविटी बंद कर देता है। तो ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स में जाके ये प्रोटीन बाइंड होगा, उसके बाद जो है इसका एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। और INK4 फैमिली का एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है P16, ठीक है, P15, P18, ठीक है, P19, इसको हम कहते हैं INK4A, ठीक है, इसको 4B ऐसे हम डिजिग्नेट भी करते हैं, 4C, 4D ऐसे हम डिजिग्नेट करते हैं। तो अब बात आता है कि दोनों ही तो CDK की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, तो फिर हमने इसको क्लासिफाई क्यों किया? देखिए ये जो है ना, ये INK का फुल फॉर्म क्या है? INK का फुल फॉर्म है इनहिबिटर्स ऑफ CDK4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनहिबिटर्स ऑफ CDK4, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि इसको हम अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया? दो प्रोटीन फैमिली में इसको क्लासिफाई किया गया। देखिए ये जो है ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स में जाके बाइंड होता है, और ये जो INK का 4 फैमिली का जो मेंबर है ना, प्रोटीन जितना भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ये स्पेसिफिकली जो है ये स्पेसिफिकली CDK4 एंड 6 के साथ, CDK6 के साथ बाइंड करता है। और ये और एक पॉइंट है, ये डायरेक्टली CDK के साथ बाइंड कर सकता है, इट डायरेक्टली बाइंड्स टू CDK, ठीक है, ये डायरेक्टली बाइंड्स टू CDK, ये CDK के साथ डायरेक्टली बाइंड कर सकता है, और ये जो है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड कर सकता है। तो आपको दो डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, एक तो है यहाँ पे साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है सीप की फैमिली का मेंबर, और INK4 फैमिली का जो मेंबर है ये CDK के साथ डायरेक्टली बाइंड करता है। ये स्पेसिफिक है CDK4 एंड CDK6 के साथ, और ये जो है कोई भी साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स हो इसके साथ ये बाइंड करेगा, उसके बाद CDK की एक्टिविटी को ये स्टॉप कर देगा। हालांकि इसका फंक्शन जो है ये CDK की एक्टिविटी को कम करना है, इनहिबिट करना है, ठीक है, लेकिन उसका जो इनहिबिशन करने की जो प्रोसेस है ये अलग है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है, और ये सिर्फ जो है CDK के साथ डायरेक्टली बाउंड हो रहा है, उसके बाद इसका एक्टिविटी में डिक्रीज हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि जो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है, अभी तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया एक जनरल प्रॉपर्टी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में आपको साइक्लिन मिलेगा, CDK मिलेगा, इसका रोल तो फिक्स है कि साइक्लिन जो है ये CDK की एक्टिविटी को ही रेगुलेट करेगा, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी नाम दे दे, इसका फंक्शन फिक्स है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, मान लीजिए कोई साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, एस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, ये एस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एस फेज के दौरान कैसे रेगुलेट कर रहा है।
जैसे कि आप मान लीजिए, आपको मालूम है कि एस फेज के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करता है। ठीक है, आपको तो पूरा एक ओवरव्यू समझ में आना पड़ेगा ना कि हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन during the S phase. If the replication process is going on, then how it is going to take place? There is regulatory proteins, and there is regulatory proteins like cyclin CDK complex. They make complex and then they regulate. तो इसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एम फेज के दौरान अगर साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये कैसे रेगुलेट कर रहा है। तो हम इन डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हमें ये विश्वास है कि अगर मेरी इस वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा है, अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन देके, तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं होगी। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आप सॉल्व कीजिए, आपको आसानी से जो है ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी इस वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए और वो भी हायर स्टडी कर पाए।